अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अच्छा, बैलेंस शीट का एक पास्ट पेपर का सवाल होमवर्क है। अभी मैं एसओसीआई कराने लगा हूं, लेकिन एक सवाल होमवर्क दे रहा हूं, वो बैलेंस शीट का है और उसका सॉल्यूशन मैं आपको पीडीएफ अपलोडेड है, आप लोगों को भी ग्रुप में दे दूंगा जैसे आज दिया था। वो है जी क्वेश्चन 1 जून 11। क्वेश्चन 1 जून 11। नहीं, एसओसीआई अच्छा, इसकी एसओसीआई में टेस्टिंग होनी बनती ही तब है अगर कहीं मिड ईयर एक्विजिशन हो, वरना इस टॉपिक के सवाल का फायदा ही नहीं। यानी जिस साल सेकंड इन्वेस्टमेंट हुई है उसी साल का सवाल है, और वो इन्वेस्टमेंट भी उस साल में कुछ महीनों के दरमियान हुई है, ताकि वो टाइम अपोर्शन हो, तो ही इनकम स्टेटमेंट का सवाल है, वरना फायदा नहीं इनकम स्टेटमेंट के सवाल का। तो इस टॉपिक को इनकम स्टेटमेंट में समझने के लिए कॉन्टेक्स्ट ये रख लेते हैं कि जिस साल का सवाल है उसी साल में कुछ महीने गुजरने के बाद सेकंड इन्वेस्टमेंट हुई है। तो अब उस साल में दो स्टेटस हो जाएंगे, कुछ महीने पुराना, कुछ महीने नया। सिनेरियो वही तीन है। पहला सिनेरियो बताता हूं। पहला सिनेरियो क्या था? सादी इन्वेस्टमेंट से सब्सिडरी। चलें, यहां पर सेकेंड इन्वेस्टमेंट है, तो इससे पहले सादी इन्वेस्टमेंट है और इससे आगे ऐसे। जी बताएं, कंसोलिडेशन में क्या करें? एसओसीआई का सवाल कर रहे हैं आप। अब हमने एस की सारी इनकम एक्सपेंसेस पूरे साल की कंसोलिडेट करनी है, इतने महीनों की। तो एसओसीआई में सेल से लेके अदर कंप्रिहेंसिव इनकम तक इतने महीनों की फिगर्स कंसोलिडेट होंगी, और वो जो कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट थी वो भी अकॉर्डिंगली होंगी। यानी अगर एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन है फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट की, तो इसी पीरियड की जो जो एडजस्टमेंट्स हैं, यूआरपी, इंटर कंपनी सेल, वो सब अकॉर्डिंगली वैसा ही होगा।
तो फर्क यह पड़ेगा कि कंसोलिडेशन इन महीनों की होगी, एनसीआई भी इन महीनों का निकलेगा। और बैलेंस शीट में हम क्या कर रहे थे, एक काम, पुरानी इन्वेस्टमेंट पे गेन ला रहे थे ना, तो वो वहां रिटेन अर्निंग में ऐड कर रहे थे, यहां पर क्या करेंगे, अदर इनकम में ले आएंगे। तो पेज नंबर 1 पे पहली सिचुएशन एसओसीआई पढ़ लें। ये सिंपल कर देंगे जैसे अगर करंट ईयर में हमने, हाँ बस बिल्कुल ऐसे ही, फिर के अदर इनकम में हमने सर सिर्फ इन्वेस्टमेंट की थी स्पीड में, वो खैर है, वो डिविडेंड है। हम एलिमिनेट तो वो करते हैं ना जो एस से मिला है, और जब वो एस बना है तो अगर इस फेज में कोई डिविडेंड मिला है वो एलिमिनेट होगा, अगर इस फेज में कोई मिला है तो खैर है। हाँ जी बिल्कुल, देखो अगर इस फेज से रिलेटेड डिविडेंड है तो वो आएगा इनकम में, कोई इशू नहीं है। देखें कंसोलिडेशन की एडजस्टमेंट्स इस डिविडेंड तो चलें छोड़ें, इंटर कंपनी सेल है, इस फेज की सेल एलिमिनेट करेंगे। तो इस फेज में जब सब्सिडरी का रिलेशन ही नहीं है तो इस फेज में फिर वो एडजस्टमेंट्स भी नहीं है, वो एलिमिनेशंस भी नहीं है। तो अगर इस फेज में कोई डिविडेंड मिला हुआ है, कोई इंटरम डिविडेंड मिला था जो कि इस फेज से ताल्लुक था, तो वो है, उसको बाइज्जत तरीके से हम डिविडेंड इनकम मानेंगे। लेकिन अगर इस फेज में कोई डिविडेंड मिला है उसको डिविडेंड इनकम नहीं मानेंगे, वो डिविडेंड इनकम फ्रॉम एस होगी जो हम अदर इनकम से एलिमिनेट कर देते होते हैं। सर सेल्स से जो डेटर्स या क्रेडिटर होंगे, हम एसओसीआई कर रहे हैं अभी। क्या? हाँ तो वो तो हम लेते हैं ना, एक्विजिशन डेट की रिटेन अर्निंग्स और ईयर एंड की रिटेन अर्निंग्स, उनका डिफरेंस। प्रीवियस डेटर्स होंगे वो तो नहीं रिटेन अर्निंग्स में डेटर का क्या काम है? जब एसओएफपीएम कर रहे होंगे जी जी, तो उसमें नहीं उसमें एलिमिनेट होंगे क्योंकि ईयर एंड पे तो रिलेशन बन गया ना, और डेटर तो ईयर एंड की चीज होती है, फॉर द ईयर चीज थोड़ी होती है। सेल्स फॉर द ईयर होती है, डेटर्स एज एट ईयर एंड होते हैं। तो जितनी कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स हैं वो इस पॉइंट ऑनवर्ड ही हैं। पहला पेज एसओसीआई पढ़ लिया, चलें इसमें भी साथ साथ सवाल करते जाते हैं। एक सवाल मास्टर क्वेश्चन एसओसीआई का भी डाला हुआ मैंने, ये आसान है, जल्दी जल्दी होता जाएगा। इसमें है सवाल इकट्ठे एंड में कर लेंगे नहीं नहीं साथ साथ कर लें, क्योंकि मैं बीच बीच में चीजें मिटा दिया करूंगा ना। तो एसओसीआई वाला क्वेश्चन पढ़ लें और इसका पार्ट ए करता हूं।
जी पार्ट ए कर रहा हूं। P प्लस एस 140 प्लस, अच्छा लेकिन 120 को 9/12। कॉस्ट ऑफ सेल्स 105 और 90 को 9/12। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस plus 12 6 और एस का पैट 24 15 कितना? 1125। एडजस्टमेंट्स क्या क्या है? फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट पे एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन है। अच्छा कौन सी वाली लूं फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट? 1 अक्टूबर 19 वाली या 1 जुलाई 18 वाली? अक्टूबर 19 वाली, क्योंकि उस दिन कंट्रोल बन रहा है। तो उस दिन कितनी थी? 4400 और रिमेनिंग लाइफ 2.75। तो एक साल की कितनी बन गई? एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन 4400 डिवाइडेड बाय 2.75, लेकिन हमें चाहिए 9 महीने 1200। एस का एसेट है तो यहां से लेस, और एक्सपेंस बनाना है तो यहां ऐड। और क्या एडजस्टमेंट है? यूआरपी से पहले भी कुछ है। यूआरपी तो अगला सेंटेंस है, उससे पीछे भी कुछ है। इंटर कंपनी सेल्स, हम जब कंसोलिडेशन कर ही 9 महीने की रहे हैं तो इंटर कंपनी सेल्स भी उन्हीं 9 महीनों की। कितनी? 9000। तो 9 यहां से भी लेस और यहां से भी लेस। और यूआरपी चूंकि एस सेलर है तो कॉस्ट ऑफ सेल में तो ऐड और यहां से लेस भी। ये बन गया कितना? 9। 55 और कितने परसेंट है एनसीआई? 20। 1 जी 1910। सेल्स 2 और हाँ एक चीज मिस हो गई, पुरानी इन्वेस्टमेंट को अपडेट करना है कि नहीं करना?
करना है ना, तो कितना गेन? हम्म, 2,000। पहले कितने शेयर्स थे हमारे पास? 400। तो कितने का खरीदा था? 25 का खरीदा था, और अब इस डेट पे कितना हो गया था? 30 का। तो 400 इंटू 5। अच्छा, अगर सवाल में क्लियरली लिखा होता कि हमने इसको क्लासिफाई किया हुआ है फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, तो फिर ये इधर नीचे ओसीआई में आ जाता। जी, सेल्स 221000। कॉस्ट ऑफ सेल्स 164 जीपी। 57,000। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 24,200। अदर इनकम पीबीटी 16, 14,750। 433 पैट 28,550 और प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू शेयर होल्डर्स ऑफ पेरेंट 26,640 26,640। अच्छा, अब तो लगना शुरू हो गया कि ये एजुकेशन सेक्टर पे ना बाकायदा प्लानिंग से, मतलब देखें, अभी 4 दिन हुए स्कूल्स खुलते हुए और मीडिया ने कोरोना फैल गया, कोरोना फैल गया। जब कोरोना स्कूल दाखिल हुआ था आगे, मॉल्स भरे हुए हैं, रेस्टोरेंट्स भरे हुए हैं, मार्केट्स भरी हुई हैं, सब कुछ ओपन है, हर जगह बच्चे हैं, और स्कूल खुलते ही कोरोना बैठ गया। और लगता मुझे यही है कि बंद हो जाने स्कूल। मतलब मैं आम बंदे की अकल से सोच रहा हूं
अजीब बात नहीं है वैसे? तब रेस्टोरेंट्स भरे हुए हैं, मॉल्स भरे हुए हैं, सिनेमा चल रहे हैं, सिनेमा चल रहे हैं। हॉस्पिटल में रश है, यानी हर जगह पूरी नॉर्मल जिंदगी चल रही है। लेकिन स्कूल खुलते ही कोरोना फैलना शुरू हो गया पेरेंट्स भी तो रेजिस्ट कर रहे हैं, है। पेरेंट्स के बारे उनकी भी मत मारी थी, उनको भी नहीं समझ आ रही कि में वो बच्चों को खुद नहीं भेज मतलब मैं तो एक आम सा इंसान, मैं कोई इंटेलेक्चुअल बन के नहीं सोच रहा, मैं तो एक आम सा बंदा बन के सोच रहा हूं कि स्कूल खुलते ही कोरोना फैल गया। अच्छा, कोरोना फौरन फैलता भी नहीं है। हाँ, तो स्कूल खुलते ही कोरोना फैल गया। मतलब 3 दिन के अंदर अंदर कोरोना फैलना शुरू हो गया, टेस्ट भी हो गए। नहीं देखो, अकल में बात आती है कि एजुकेशन को अफेक्ट किया जा रहा है, एजुकेशन को हिट किया जा रहा है। और अगर आप थोड़ा सा शुरू में चले जाए ना, मार्च अप्रैल में, तो कोरोना मस्जिदों से फैल रहा था और तबलीगी जमात से फैल रहा था, बाजारों से तब भी नहीं फैल रहा था। तबलीग से और मस्जिदों से फैल रहा था। कोरोना वहीं होता था, मस्जिदों में ही होता था। और मैं तो इन दिनों निकला भी हुआ था 4 महीने के लिए, तो तबलीग से ही फैल रहा था और मस्जिदों से ही फैल रहा था। मतलब कोरोना जो है वो मस्जिद में होता था और लोग आते थे तो उनको चिमड़ जाता था। बाजारों में नहीं होता था, और अब स्कूलों से फैल रहा है। कल मैं यहां से निकला कॉलेज से, तो ये इधर शादी हॉल, नहीं कोरोना नहीं था, इधर शादी हॉल जो आते हैं रास्ते में, रश था। उसी वक्त कोई फंक्शन खत्म हुआ था, तो रश था सब। फिर एक रेस्टोरेंट गया था पिछले वीकेंड पे, वो भी बूफे, रश था। तो वहां नहीं कोरोना फैला, स्कूल से फैल गया। ये क्वेश्चन पहली सिचुएशन डन, जाग रहे हैं। दूसरी सिचुएशन, दूसरी में क्या होगा? पहले ए था, फिर एस बन गया। कंसोलिडेशन इस पोर्शन की होगी, क्योंकि यहां कंसोलिडेशन नहीं होती थी। इस पोर्शन की कंसोलिडेशन होगी, इस पोर्शन प्रॉफिट और ओसीआई में एसोसिएट का शेयर, और वो जो गेन निकाला था वो यहां पर अदर इनकम में भी आएगा। दोबारा, इस फेज में ए था, तो एसओसीआई में ए का क्या सलूक होता है? बस उसके प्रॉफिट और ओसीआई का शेयर आ जाता है। जाती है यहां शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट, और यहां शेयर ऑफ ओसीआई फ्रॉम एसोसिएट। और इस पॉइंट पे पुराने की डी रिकग्निशन और उस पर प्रॉफिट, बिल्कुल वैसे जैसे बैलेंस शीट में किया था। यानी इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट की फिगर इक्विटी मेथड से निकाली, जो पैसे दिए उससे गेन निकाला, पैसे नहीं सॉरी, जो फेयर वैल्यू पे अपडेट किया उससे गेन निकाला, बिल्कुल जैसे बैलेंस शीट में किया था। तो वो गेन आएगा यहां पर, इस पोर्शन का शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट आएगा, इस पोर्शन की कंसोलिडेशन होगी। यानी हमें एस के पैट के 2 टुकड़े करने पड़े। इस टुकड़े के पैट पे एनसीआई कैलकुलेट होगी, और इस टुकड़े के पैट पे एसोसिएट का शेयर कैलकुलेट होगा। पेज 2 एसओसीआई पढ़ लें। मेरे ख्याल में तो है,
तो मेरे ख्याल में तो डाटा है। मैंने बताया नहीं पिछले साल का पैट वगैरह, रिटेन अर्निंग वगैरह नहीं बताई हुई। नहीं रिटेन अर्निंग नहीं बताई, लेकिन हमने फर्स्ट इन्वेस्टमेंट से सेकंड इन्वेस्टमेंट के दौरान वाली रिटेन अर्निंग देनी होती है ना। मतलब पैट हम क्या करते हैं, सेकंड इन्वेस्टमेंट वाली अर्निंग्स माइनस पहली इन्वेस्टमेंट वाली अर्निंग्स, तो उसका डिफरेंस उस दौरान में कमाया गया पैट ही होता है ना। तो मैंने पैट दे दिया पिछले साल का। करता हूं कैलकुलेट, चीजें हैं, पूरी डाटा है। अच्छा, मैंने अब इसमें दोबारा नहीं फार्मूला लिखा, वो ऊपर बैलेंस शीट में जो लिख दिया हुआ था उसी पेज पे ऊपर मैंने बैलेंस शीट में लिख दिया हुआ फार्मूला एसोसिएट वाले प्रॉफिट का, यानी वैसे ही निकालना है प्रॉफिट। सवाल का पार्ट बी करते हैं। इस पे फर्क पड़ेगा, इस पे फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, क्योंकि कंसोलिडेशन तो वही 9 महीने की करनी है। इस पे नहीं, कंसोलिडेशन तो वो 9 महीने की करनी है। हाँ, ये फिगर चेंज होगी, गेन ऑन डिस्पोजल, गेन ऑन डीरेकग्निशन, ये होगा चेंज। और यहां एक लाइन आ जाएगी, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट वर्किंग टू। एनसीआई पे फर्क पड़ेगा, कंसोलिडेशन तो वही 9 महीने की हो रही है। बल्कि वर्किंग क्या ब्रैकेट में कर देता हूं। नहीं, वर्किंग ही करना बेहतर है। कितने महीने का पैट? 3 महीने का। तो 3 महीने का पैट 15,000 3/12। इसमें और क्या एडजस्टमेंट होती है कोई, कि कोई नहीं होती? एसोसिएट का शेयर निकालते हुए होता है कुछ? नहीं, क्या अनरियलाइज्ड तो सब्सिडरी के दौर में क्या? नहीं तो एसोसिएट की सेल तो एलिमिनेट नहीं करते। ईयर एंड पे बची हुई चीजें नहीं है वो। एसोसिएट में कुछ और होता है, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट की एक्स्ट्रा डेप्शन नहीं लेते। इस कैलकुलेशन में तो लेते ही है ना, इनकम स्टेटमेंट के फेस पे नहीं आती, लेकिन इस शेयर पे निकालने में करते हैं। एसोसिएट रिवाइज करेंगे तो उस पे है। एसोसिएट में शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट निकालते हुए हम फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट की डेप्रिसिएशन लिखते हैं,
एसओसीआई के फेस पे नहीं लिख रहे होते, लेकिन यहां लाते हैं। अच्छा, एसोसिएट कब बनी थी? 1 जुलाई। तो फिर तब वाली फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, जब एसोसिएट बनी थी तब वाली फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट कौन सी वाली? 4800, क्योंकि एसोसिएट के लिए तो वही पहली इन्वेस्टमेंट थी। तो एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन जो यहां से लेस होगी वो 4800 वाली होगी। 4800 डिवाइडेड बाय कितने साल होते थे? 4, और इसमें से हमें 3 महीने चाहिए। कितना? 3450। एसोसिएट होती थी कितने परसेंट? 30। मंदिर में 35 ओके, जाग रहे हैं? तो फिर आप वो खुद ट्राई करें अभी, गेन ऑन डी रिकग्निशन करें करें करें। डाटा है सवाल में, सवाल में डाटा है। हम एसोसिएट को बेच रहे हैं, बेच नहीं रहे हैं खैर, लेकिन हम उसको ऐसे ही ट्रीट कर रहे होते हैं जैसे हम उसको डी रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। तो 1 अक्टूबर पे जब उसको फेयर वैल्यू पे अपडेट करना था गुडविल की वर्किंग करते हुए, तो उस पर गेन आना था, बिल्कुल जैसे बैलेंस शीट में किया था। अभी डाटा है, करें कैलकुलेट। नहीं,
नहीं, ना। जी, ट्राइड 1275। आपने भी यही कही 1275? अच्छा, चले देखते हैं, किया ट्राई करी। वर्किंग 3 एसोसिएट से सब्सिडरी कब बन रही है, यानी हम किस डेट पे इसको अपडेट कर रहे होंगे? 1 अक्टूबर 19। तो उसकी फिर उस वक्त क्या फेयर वैल्यू थी? कितने शेयर्स थे हमारे पास? 1200। 1200 इंटू 30 कितना? 36,000 लेस इक्विटी मेथड पे ये हमने कितनी बना दी होती? ओरिजिनल कितनी थी? हमने 1200 शेयर्स जब खरीदे थे तो कितने के खरीदे थे? 1200 इंटू 25, 30,000। इसके बाद इसमें क्या ऐड किया होगा? पहली इन्वेस्टमेंट की डेट से लेके 1 अक्टूबर तक का प्रॉफिट ही ऐड किया होगा ना, यानी इसका रिटेन अर्निंग में हिस्सा ऐड किया होगा। अच्छा, पिछले साल चूंकि पहला साल था तो उसी का पैट, और साथ ये जो इस साल वाले 3 महीनों का है, पिछले साल का पैट कितना था? 12,000। लेकिन पिछले साल भी तो ऐसी ही वर्किंग की होगी कि नहीं? जैसी इस साल 3 महीने के लिए की है, पिछले साल भी तो ऐसी ही की होगी ना। तो पिछले साल का पूरा पैट माइनस पूरे साल की एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन, 48 डिवाइडेड बाय 4। ये मिस किया ना? कितनी? 1200। इस पे 30% लगा होगा पिछले साल, और इस साल का कैलकुलेट कर तो लिया है, तो प्लस 1035। इक्विटी मेथड में यही करना था। कितना? कितना बनाइए? 4275, 275। तो कितना आ गया गेन? ये यहां पर ऐड होगा। कितनी हो गई अदर इनकम?
10,225 पीबीटी। एट सत्ताईस। तीसरा आसान है, इसमें बताएं कुछ पूछना है तो। डी-रिकॉग्नाइज किधर हुआ है? वो हम पुरानी वाली इन्वेस्टमेंट को जो अपडेट कर रहे होते हैं तो यही कंसीडर कर रहे होते हैं कि पुरानी वाली स्टेटस डी-रिकॉग्नाइज, अब नई सब्सिडरी है, तभी तो हम गेन रिकॉर्ड रिटेन अर्निंग में गेन ले रहे थे ना, ये वही है। एसोसिएट का जब बैलेंस शीट का सवाल किया था तो इस फिगर को हमने रिटेन अर्निंग में ऐड किया था, तो गेन है तो रिटेन अर्निंग में ऐड किया था ना, तो वो अदर इनकम में आ जाएगा। असल में ना ये इसके लिए एक टर्म इस्तेमाल होती है कि ये डीम्ड डी रिकॉग्निशन है, यानी एसोसिएट से हटके अब वो सब्सिडरी पे आ रहा है, तो एसोसिएट खत्म ना, फिर एसोसिएट का स्टेटस खत्म, तो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट डी रिकॉग्नाइज। डी रिकॉग्नाइज खत्म, प्रॉफिट आ गया, लेकिन अब जब सब्सिडरी बन गई है तो वो फिर नए रेट पे आके सब्सिडरी में शामिल होती है इन्वेस्टमेंट, जो हम गुडविल की वर्किंग में फेयर वैल्यू अपडेट कर रहे होते हैं, यानी उसी नए रेट पे पहले डी रिकॉग्नाइज और फिर अब वो नए रेट पे नई इन्वेस्टमेंट बन रही है, तभी हम गुडविल की वर्किंग में उसको अपडेट कर रहे होते हैं फेयर वैल्यू को। नहीं, मैंने ये फिगर उठा ली ना। लास्ट सिनेरियो, पहले भी एस था अब भी एस है, पहले 70% था अब 80% है। पूरा साल एस रहा ना, तो फिर पूरा साल कंसोलिडेट होगा, यानी ये खत्म हो जाएगा 9/12। और चूंकि प्रॉफिट फॉर द ईयर होता है, तो जब हम प्रॉफिट में एनसीआई का हिस्सा बता रहे होंगे तो इस अरसे का प्रॉफिट एनसीआई का 30% हिस्सा और इस हिस्से का प्रॉफिट एनसीआई का 20% हिस्सा। बैलेंस शीट चूंकि ईयर एंड होता था और हम एनसीआई की क्लोजिंग फिगर बता रहे होते थे तो वो 20% पे लगती थी, लेकिन एसओसीआई फॉर द ईयर है, तो पूरे साल में तो एनसीआई की परफॉर्मेंस 2 सेगमेंट्स में है, तो एस टू एस के अंदर पूरी कंसोलिडेशन होगी पूरे साल की, 9/12 नहीं, सिर्फ एनसीआई के 2 टुकड़े हो जाएंगे, इस पोर्शन पे पुराना, इस पोर्शन पे नया एनसीआई, और वो जो एडजस्टमेंट इन इक्विटी थी वो कहां आएगी? वो जो एडजस्टमेंट इन इक्विटी निकाली थी नमाज से पहले, वो इक्विटी में आएगी, वो यहां नहीं आएगी। वो एडजस्टमेंट इन इक्विटी सिर्फ इक्विटी की चीज है, जैसे वो सरप्लस से रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर करना, ये इक्विटी की चीजें हैं ना, तो वो भी एक इक्विटी की एडजस्टमेंट है, वो यहां नहीं प्रेजेंट होगी।
ये वाला सवाल नोटेड। चले, आपने करना नहीं करना, मैं तो इखलाकन करूँ ना, तो मैं तीसरा वाला सवाल बना रहा हूं, पार्ट सी यानी ये उड़ जाएगा 9/12 और एलिमिनेट क्या होगा इंटरकंपनी सेल पूरे 12 महीने की। टोटल फिगर्स फिर चाहे मैं सिर्फ ब्रैकेट बना देता हूं आपको। पार्ट सी कर रहा हूं सॉल्व। इसमें ये खत्म हो जाएगा, ये इसका क्या बनेगा, ये है क्या, ये वो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट की एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन है, साल की लिखेंगे। कौन सी वाली, 4800 वाली या 4400 वाली? क्यों? क्योंकि हमने गुडविल बस तभी निकाली थी, 1 अक्टूबर पे आके तो दोबारा निकाली ही नहीं। हमने एक्विजिशन डेट तो 1 जुलाई 18 को ही माना हुआ है। देखें, पहले इन्वेस्टमेंट पे ही एस बन गई थी ना, तो एक्विजिशन डेट क्या है 1 जुलाई 18। तो जब एक्विजिशन डेट वही है तो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट भी वही 1 जुलाई 18 वाली। 1 अक्टूबर 19 वाली फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट का क्या करना है? कुछ भी नहीं करना। तो 4400 वाले का कुछ भी नहीं करना, क्योंकि एक्विजिशन डेट वही पहले वाली है, तो वही 4800 वाला ही चलेगा। तो 4800 डिवाइडेड बाय 4, तो ये वो 12 ही है। लेकिन वो पहले वाला 12 नहीं है, वो पहले वाला 12 ये था। अब ये वाला 12, सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, अदर इनकम में ये नहीं आएगा। अब है ही नहीं कोई गेन, जो भी है बस वो इक्विटी एडजस्टमेंट है, ये भी नहीं आएगा बस। और एनसीआई की 2 कैलकुलेशन हो जाएंगी। $3750 और $11,250। इस 1200 के 3 महीने इधर, 9 महीने इधर, यानी 300 इधर और 900 इधर। और यूआरपी इसमें, क्योंकि ये तो ये रेंट पे है। नाइन एट, इधर एनसीआई 30 थी, इधर एनसीआई 20 थी। वन नाइन और टोटल बन गई और ये बाकी फिगर फिर उसके मुताबिक निकल आएंगे। ये है स्टेप एक्विजिशन। और इसमें एक बात बस जो ज़बानी बतानी थी, अगर इन्वेस्टमेंट से ए बनी है, यानी पहले 10% था, 15% और खरीद लिया, 25 हो गया, तो अब जब 15 खरीदा तो एसोसिएट बन गई, तो एसोसिएट की इन्वेस्टमेंट पुरानी वाली को अपडेट करेंगे? नहीं करेंगे। देखें, अपडेट तो तब करते थे जब गुडविल वगैरह निकालनी होती थी। दोबारा सुने, पुरानी इन्वेस्टमेंट 10% थी,
15 रुपए के हिसाब से खरीदा था, साल बाद 15% और खरीद लिया। अब वो जो पहले खरीदी थी वो सिंपली इसमें अंदर ऐड होकर इन्वेस्टमेंट बन जाएगी, अपडेट करने की जरूरत नहीं है। अगर इक्विटी इन्वेस्टमेंट से एसोसिएट बन रही है तो फिर अपडेशन की जरूरत नहीं है, वो सिंपली वैसे ही उसकी ऐड हो जाएगी। यानी इन्वेस्टमेंट एंड एसोसिएट निकालने के लिए पिछली इन्वेस्टमेंट प्लस नई इन्वेस्टमेंट, फेयर वैल्यू अपडेशन की जरूरत नहीं। जॉइंट ऑपरेशन से जॉइंट वेंचर बन गया, फिर तो बेसिस बदल गई ना। पहले हमने उसको रखा हुआ था, उस पर सारी चीजें शेयर पे थी, अब सारी चीजें शेयर से हट गई, वो तो शक्ल बदल जाएगी। वो इन्वेस्टमेंट के चेंज होने से नहीं होगी, वो तो अरेंजमेंट के चेंज होने से होगी। यानी जॉइंट ऑपरेशन और जॉइंट वेंचर, हम मजीद कुछ खरीद नहीं रहे होंगे, वो तो अरेंजमेंट बदल गया। तो पहले जॉइंट ऑपरेशन था, अब जॉइंट वेंचर बन गया। वो तो जस्ट एक अरेंजमेंट बदलेगा और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की शक्ल बदल जाएगी। पहले हमने प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन की होती थी, अब हम लोग उसको इक्विटी मेथड पे ले आएंगे। ड्यूरिंग द ईयर बदला है। मेरा ख्याल है कि इस वाले पोर्शन में प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन और इधर वाले में इक्विटी लग तो ये रहे, बैलेंस शीट तो ईयर एंड की पोजीशन में आएगी। मैंने कहा है कि हमने पहले 10% शेयर्स खरीदे थे, अब 15% और खरीद लिए। तो अब जब 15% और खरीद लिए तो इन्वेस्टमेंट एंड एसोसिएट पूरी 25 बन गई ना। तो उसकी जो इन्वेस्टमेंट है, ये पुरानी इन्वेस्टमेंट वही प्लस नई इन्वेस्टमेंट, यानी पुरानी को अपडेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हमने इंडिविजुअली वो कॉस्ट पे रखी हुई थी तो वही कॉस्ट पे आ रही होगी, और अगर हमने वो फेयर वैल्यू पे रखी हुई तो ऑलरेडी फेयर वैल्यू पे आ रही होगी। यानी इसकी जो भी कैरिंग अमाउंट है वो सिंपली ऐड हो जाएगी, जो भी उसकी कैरिंग अमाउंट है वो सिंपली इसमें ऐड हो जाएगी। सही बुखारी में रिवायत है, और ये भी हमारे लिए मैसेज ये है कि हमें अपने अल्फाज के बारे में बहुत केयरफुल रहना चाहिए, अल्फाज के बारे में भी और हरकत के बारे में भी। बात औक़ात ऐसा होता है कि हमको ऐसी हरकत कर देते हैं जिसको हमको लिफ्ट ही नहीं करा रहे होते। हालांकि कुरान पाक में आ रहा है कि क़यामत के दिन जो अच्छा अमल है चाहे जर्रे के बराबर ही क्यों ना हो वो भी पेश हो जाएगा, और जो बुरा अमल है चाहे जर्रे के बराबर ही क्यों ना हो वो भी पेश हो जाएगा। तो हम किसी ऐसी चीज जो कि बहुत इग्नोर कर दी हमने, लेकिन क्या पता पकड़ का बायस बन जाए। तो इसी हवाले से सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक बंदा अल्लाह ताला की रजामंदी की एक बात जबान से निकालता है और उसे वो कोई अहमियत नहीं देता, यानी वो समझता है कि खैर है। जैसे खाना खाया, मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अब आदतन कह दिया, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है, मरने के बाद पता चलेगा कितनी बड़ी बात थी। वो उसे कोई अहमियत नहीं देता, मगर उसकी वजह से अल्लाह ताला उसके दर्जे बुलंद कर देता है। और एक दूसरा बंदा एक ऐसा कलमा जुबान से निकालता है जो आजकल बहुत ज्यादा है, हम लोगों के लिए बहुत आसान है किसी की भी गुस्ताखी कर देना। कुरान पाक में ना एक सूरा है, सूरा हुजरात, उसमें एक जगह पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि आप सल्लम के ना मुसलमानों को आदाब अल्लाह ने सिखाए हैं कि आप सल्लम से आगे मत निकलो, आवाज ऊंची मत करो, यानी आदाब सिखाएं। और साथ ये फरमाया कि ये ना हो कि तुम्हारे अमाल जाया हो जाए और तुम्हें पता भी ना चले। तो ये जो गुस्ताखी करना है ना, बेअदबी करना है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन हम आजकल मसला ही कोई नहीं हमारे लिए डिस्कस करना, यानी हमारे लिए कोई मसला ही नहीं है कि किसी सहाबी के बारे में, किसी नबी के बारे में ऐसी बेकार बात कर दें जैसे हम अपनी किसी दोस्त की बात कर रहे हैं। मसला ही कोई नहीं है। एक बंदा एक ऐसा कलमा जबान से निकालता है जो अल्लाह ताला की नाराजगी का बाइस होता है, और वो उसे कोई अहमियत नहीं देता, लेकिन उसकी वजह से वो जहन्नम में जा गिरता है। तो इसका कंक्लूजन ये है
कि हमें अपने अल्फाज को बहुत केयरफुली वॉच करना चाहिए। अगली क्लास में मुलाकात होगी इंशाल्लाह।